Hello students, today I am here to discuss emotional development in adolescence from the paper Child and Growing Up, Module 2. My name is Dr. Ritu Sharma from School of Education, BBD University, Lucknow. I have discussed in my last session about emotions. There are a number of emotions which help human being to lead our life successfully. There are some negative emotions and positive emotions. We have to update or upgrade our positive emotions and try to subside our negative emotions. Now in adolescence, we will understand what happens in adolescence. The emotional balance is disturbed in adolescence. According to Hollingworth, emotional behavior in adolescence is more violent than in adult. As American psychologist Stanley Hall called this as the age of stress and storm, means they experience intensive currents of emotions. At no stage this emotional energy is as strong as dangerous as an adolescent. It is very difficult for them to exercise control over his emotions. जैसा कि कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, बहुत ही ज़्यादा जिसमें हलचल हो, वो एक ये अवस्था होती है युवावस्था में, जो किशोरावस्था है, उसमें ये जो संवेग का जो आना है वो एक बहुत हलचल पैदा करता है. और हॉलिंगवर्थ जो एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात ये कही है कि प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए हुए होता है. यानी कि इनका कहने का ये तात्पर्य है कि जब प्रौढ़ावस्था होती, यानी कि व्हेन अ पर्सन रीचेस अडल्टहुड देन ही इज़ मोर स्टेबल देन अडोलेसेंट. किशोरावस्था में जब वो रहता है तो थोड़ा इम्बैलेंस होता है बिहेवियर में, संवेगों में, और जब वो वयस्क की श्रेणी में आ जाता है तो वो काफ़ी बैलेंस होता है, वो काफ़ी उसकी किशोरावस्था की तुलना में उसमें काफ़ी एक ठहराव सा आ जाता है. स्टैनले हॉल ने जैसे कि कहा है कि ये एक स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है, यानी एक तूफ़ानी अवस्था है जिसमें बहुत सारे इमोशंस, करंट्स ऑफ इमोशंस, तीव्र बहाव है संवेगों का. और ये भी कहा जाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जहाँ इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, संवेगों की बहुत ज़्यादा जो बहाव होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है. और ये वही अवस्था है, किशोरावस्था एक वही अवस्था है जहाँ पे अनकंट्रोलेबल जो हैं वो संवेग हैं और उनको कंट्रोल करना भी बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इमोशंस इन द एज ऑफ अडोलेसेंट. According to Ross, another psychologist, there is a tide which begins to rise in the vein of youth at the age of 11 or 12. It is called by the name adolescence. If that tide can be taken at the flood, a new voyage begins in the strength and along the flow of its current. We think that it will move on to fortune. बहुत ही खूबसूरती से रॉस ने इस बात को डिफ़ाइन किया है कि जो किशोर अवस्था होती है वो उसकी शुरुआत होती है 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं. और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस उम्र के काल को और इसके संवेगों को बहुत ही खूबसूरती से इन लाइंस में जो डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है. देयर इज़ अ टाइड विच बिगिन टू राइज इन द वीन ऑफ यूथ एट द एज ऑफ 11 और 12. जिस तरीके की उमंग, जिस तरीके की तरंग उठ रही होती है नसों में 11 से 12 वर्ष की आयु के बालकों में, इस वेग को जो है वो किशोरावस्था कहते हैं. और इस वेग में बह जाने को, इस वेग को जब हम इस तरंग और इस जो तरंगों के वेग को जब हम किसी
तूफ़ान से मिला देते हैं, किसी बाढ़ में ये प्रवेश कर लेती हैं, तो एक नए तरह की चीज़ की शुरुआत होती है। एंड a new voyage begin in the strength, and along the flow of its current we think that it will move on to fortune. और अगर उसका गाइडेंस अच्छी तरह से हुआ, अगर प्रॉपर गाइडेंस हुआ, तो वो एक बहुत ही अच्छे फॉर्चुनेट चीज़ को, किसी भाग्य को ही जो है वो सपोर्ट करता है, वो उसको उत्पन्न करता है। तो वो जो वेग है, वो बहुत एग्रेसिवनेस है, जो वो एग्रेसिवनेस बहुत अगर पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए, तो वो कुछ बहुत फॉर्चुनेट चीज़, कुछ नए वोएज को, कुछ नए इन्वेंशन को, नए इनोवेशन को जो प्रोड्यूस करती है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू द अडोलेसेंस। सो रॉस का ये कहना बिल्कुल सही है कि अब अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप नेट savvy हैं और अगर आप न्यूज़ या मीडिया देखते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कितनी छोटे उम्र के बच्चे जो है वो गूगल में एम्प्लॉयड हैं और उनको बहुत अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है। और छोटे छोटे जो टीन्स या एडोलेसेंट्स हैं, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, डिस्कवरी कर ली है। और अब एक नाम सचिन तेंदुलकर का ही हम लोग के पास एक लाइव एग्जाम्पल है कि उन्होंने छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इस तरह से तमाम है हमारे पास, देयर आर मेनी एग्जाम्पल। साइना नेहवाल हैं, और इस स्पोर्ट्स की फील्ड में और डिस्कवरी के फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में, मेडिसिन्स की फील्ड में, अपने टेक्नोलॉजी की फील्ड में, किसी भी फील्ड में देखा जाए तो एक कुछ न कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो ऐसे ही हैं जिन्होंने सारी चीज़ों की अपनी शुरुआत टीनेज में करी होती है। तो उनके जो संवेग हैं, उनके इमोशंस हैं, अगर प्रॉपर्ली गाइडेड हैं और उनको पूरा गाइडेंस मिल रहा है हर तरीके से, तो डेफिनेटली द आउटकम इज़ वेरी गुड एंड एक्सेलेंट। So emotions during this stage fluctuate very frequently and quickly. There is too much certainty in the nature of their emotional, uncertainty in the nature of their emotional stage. तो fluctuate करते हैं, ये तो this is but obvious कि ये क्योंकि तूफ़ानी काल है, तूफ़ानी उम्र का काल है, तो कुछ भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है, बहुत ही क्विक चेंज है उसमें। अगर अभी उन्होंने कोई चीज़ सोच ली है कि उन्हें करना है, तो अगले ही पल कुछ और करना है। तो अभी वो बहुत खुश हैं किसी बात से, तो अगले पल बहुत टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अगर किसी बात से वो बहुत लो फील कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अगर उन्हें अपने पीयर ग्रुप में का साथ मिल गया, तो वो बहुत अपने आप को लाइवली महसूस करने लगते हैं, हैप्पी मूड में हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होता है, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बहुत जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता है। बहुत अनसर्टेनिटी सी है उनके नेचर में, ये देखा गया है कि किशोरावस्था में नेचर जो है वो बदलता रहता है, उनके इमोशनल जो स्टेजेस हैं वो बदलती रहती हैं। नाउ कम टू द करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या विशेषताएं हैं किशोरावस्था की? मूडीनेस। द इमोशंस प्ले देयर पार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन द एंड मेक देयर एग्जिस्टेंस ड्रॉन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ मूड। तो बहुत मूडीनेस होती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि अभी कुछ करना है और फिर थोड़ी देर बाद नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे। अच्छा, एक ही फ्रेंड से कभी बहुत दोस्ती होती है, तो फिर कुछ दिन उसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, या बिल्कुल उनकी पटरी नहीं खा रही होती है, उनको उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, उनसे कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है, दे डू नॉट मीट देम, कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद देखा जाए कि दे बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो बहुत मूडीनेस होती है हर चीज़ में। सुबह वही मूड बहुत अच्छा होता है, खुश होते हैं, और जब लौट के अपने कॉलेज से आते हैं तो उनका मूड बहुत ख़राब रहता है किसी बात की वजह से। तो बहुत मूडीनेस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरीके से उनके मूड में चेंज आता रहता है।
देखा गया है कि सुबह उठ के वो लोग बहुत एकदम आलस भरा होता है, उनको उठाना मुश्किल हो रहा होता है। पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है कि उन्हें एक रूटीन में बांधा जाए, और वहीं शाम को देखा जाता है कि दे आर इन अ हैप्पी मूड और वो बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और उनका जो डे है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, उतना टाइम भी उनको कम पड़ रहा है। सो देयर आर phases of mood which happens at this age. Next is emotional outburst. They feel irritated when they are asked to do anything which they do not want to do. This at times can also lead to sudden emotional outburst. बहुत बार होता है, ये तो बहुत देखने को मिल रहा है, not only in adolescents but in adults also, कि वो छोटे छोटे बात के लिए बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और एकदम से चीखना चिल्लाना या किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, एकदम किसी की बात ना मानना, एकदम नाराज़ हो जाना और चिल्ला के चले जाना। कोई बात उनसे कही जा रही है तो वो अगर इफ़ दे डोंट लाइक इट दे जस्ट लीव द रूम, और समटाइम दे शाउट एंड येल, और छोट बहुत उसका कोई रीज़न अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड देयर येलिंग एंड शाउटिंग। उनकी एग्रेसिवनेस का कोई रीज़न नहीं होता है, बस वो छोटी सी बात, कोई वेरी लिटिल इवेंट और एनी टॉक में डिस्टर्ब देयर मेंटल बैलेंस, वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो फिज़िकल हार्म भी पहुंचाने लगते हैं, तो और घर का सामान भी तोड़ने लगते हैं। तो इमोशनल आउटबर्स्ट है, या बहुत ज़ोर से, ख़ासतौर से गर्ल्स में देखा जाता है कि बहुत छोटी सी बात होती है और इतनी ज़ोर से वो रोने लगती हैं। बहुत लाइट एग्जाम्पल है, जैसे इसका बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि स्कूल में अगर कोई कंपटीशन है, अगर उनका सिलेक्शन उस कंपटीशन के लिए नहीं हुआ, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। तो बहुत, ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इम्बैलेंस। इमोशंस जो है वो बैलेंस नहीं है, उन्हें शायद इमोशनली उनका EQ लेवल है जो वो है वो लो है। अभी हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस तक पहुँचे नहीं हैं, दैट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट सेशन। तो जो उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत लो है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस और देयर फेलियर। तो उनका बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, रोने लगती हैं एकदम से, और या गुस्सा होने लगते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी है विच इज़ सीन इन मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंस। ऐसा नहीं है कि ये कुछ में देखने को मिलता है, लेकिन हर एक एडोलेसेंस इस फेज से गुज़रता है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स में वो अपने आप को कहीं ना कहीं फिट पाएगा। अगर उसको बताया जाए तो कहीं ना कहीं वो कहेगा हाँ, इट हैपेंड टू मी। नेक्स्ट इज एस्केपिस्ट एटीट्यूड, मतलब चीज़ों को कैसे भागने की, पलायन करने का एक जो उनका एटीट्यूड बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी इन डे ड्रीमिंग एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, एंड दैट इज़ वाई दे फाइंड वे टू अवॉइड वर्क। ये एक दिवा स्वप्न की तो उम्र है ही, दिवा स्वप्न की उम्र है और कल्पना की उम्र है। मतलब पूरे जो उनका संसार है, कल्पनाशील संसार में वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, डे ड्रीमिंग में बिज़ी रहते हैं। और कुछ काम कहा जाए तो अभी करता हूँ और तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। तो शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि वो टेंशन अवॉइड करना चाहते हैं। They want to be away from stress and tension. That is why they involve themselves in daydreaming and they live in the world of imagination. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि वो शायद अगर वो किसी काम में लगे रहें, बिज़ी रहें, तो उस काम को पूरा करने का उनके ऊपर जो स्ट्रेस है और टेंशन है कि वो परफेक्टली हो जाए, शायद इस टेंशन और इस स्ट्रेस से दूर रहने के लिए दे आर बिज़ी इन डे ड्रीमिंग एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अभी करता हूँ, अभी कर लूँगा, इसी तरह का एक बहुत ही फ़नी सा ऐड आता है टीवी में, आप सब ने देखा होगा, जिसमें 5 स्टार का ऐड है और इसमें एक ओल्ड लेडी एक बेंच पर बैठी हुई है और एक वहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है जिससे वो कहती है कि बेटा मेरी छड़ी गिरी है, उठा दो। तो वो कहता है अच्छा माँ जी।
तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, और वो जो ओल्ड लेडी हैं वो खुद से उठ के छड़ी उठाती हैं, और जैसे उठाती हैं उनके ऊपर वो उस सीट पर एक पियानो गिरता है, और वो उस लड़के को कहती हैं, अपने मन में सोचती हैं कि मैं सेव हो गई, अच्छा हुआ इसने छड़ी नहीं उठाई, मैंने खुद उठा ली, और वो उस लड़के को थैंक यू बोलती हैं। तो थैंक यू वो इसीलिए बोलती हैं, कुछ ना करने के लिए थैंक यू बोलती हैं कि अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं किया, अगर उसने कुछ किया होता तो शायद वो उस पियानो के नीचे होती। वो एक, जब मैंने ऐड देखा तो मैं बिल्कुल उसको रिलेट कर पाई एडोलेसेंस एज से, कि वो वही स्केपिस्ट एटीट्यूड होता है कि अभी करता हूँ, अभी करूँगा, और वो काम होता नहीं है। और जो डे ड्रीमिंग और ये इमेजिनेशन, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन की बात है कि दे आर ऑलवेज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाशील, और अपने हवाई जो इनके सपने होते हैं दुआ स्वप्न में खोए रहते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड एवर्जन। ये बहुत देखने को मिल रहा है आजकल, बहुत है कि दे हैव अ हेफ्टी एपेटाइट, बट देयर इंटरेस्ट इन फूड डिक्लाइंस, स्पेशली होम कुक्ड फूड, एंड मोर लाइकली ईटिंग जंक फूड आउटसाइड होम विथ फ्रेंड्स। तो वो घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स, बहुत जो बाहर के जंक फूड होते हैं उन्हें पसंद आते हैं, वो घर में खाना नहीं खाना चाहते हैं, अनिच्छा से हमेशा रहती है खाना खाने की। और ये भी देखा गया है कभी कभी वो बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे रहते हैं कि बिल्कुल लीन एंड थिन हो जाते हैं, एनोरेक्सिया के पेशेंट हो जाते हैं, कि उनका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, उनका वेट लो हो जाता है, अंडर वेट हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एज। वो एज ऐसी है, वो दिमाग पे पता नहीं किसी को क्या, उन्होंने जो हीरो वर्शिप भी एक होता है ना इस एज में, कि जो आइडल वर्शिप होता है, किसी को हमने आइडल मान लिया और उसके तरह से अपना लाइफस्टाइल बिताने लगे, तो उसमें भी ऐसा होता है कि या तो बहुत एवर्जन फूड के लिए होता है, होम कुक्ड फूड नहीं खाना चाहते, घर में खाना नहीं खा चाहते हैं, और दे लाइक टू ईट फूड आउट, मीन स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद होता है, और या तो इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे होते हैं कि दे बिकम लीन एंड थिन, अंडर नरिश्ड, एंड मे फॉल सिक, ऐसा भी होता है, देखा गया है। So these are the habits of adolescents which they usually show when they are in the age of 13 to 19. Seek independence. They wanted to be with their friends and don't want interference from home. They want to do adventurous activity and want to try new things. जैसे कि रॉस ने कहा है कि उस टाइम इतना तूफान वेन में होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कुछ भी करने के लिए वो एकदम तत्पर रहते हैं, एकदम प्रयासरत रहते हैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो एडवेंचरस चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, अगर उनके पास मोटर बाइक्स है तो उस पर ट्राई करना चाहते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो अपना कुकिंग का शौक़ या ब्यूटिफिकेशन, अपने आप को जो भी उनका इंटरेस्ट एरिया है वो करना चाहते हैं, या दे वांट टू ट्राई लेट नाइट पार्टीज़, और पीयर ग्रुप के साथ वो लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके साथ अपना डे स्पेंड करना चाहते हैं। सम टाइम दे ऑल्सो want group studies in the night, so they want, actually they want freedom from their पेरेंट्स का मतलब है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन में उनको चलने के लिए कहेंगे, उनको टाइमली उठना बैठना और टाइमली उनका पढ़ाई सब कुछ करने के लिए कहेंगे, एंड दे वांट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज nagging. So that is why they want to be with friends and try new things, adventurous things. But sometimes trying new things is very harmful for them, like they also become drug addict, they also develop some bad habits. So that is why parents interference and parents guidance is very important. But since the age is very delicate, they don't want any control over their life. Then uncontrollable emotions sometimes shows a specific nervous habits such as biting nails, pulling hairs, shaking of feet, rubbing face by hand. बहुत बार ही ऐसा देखा गया है जब किसी में किसी तरह का इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और बहुत से ऐसे चीज़ें डेवलप हो जाती हैं अनकॉन्शियसली
जो वो सोचता नहीं है कि वो कर रहा है, लेकिन वो उसकी हैबिट में आ जाता है, उसकी आदत में शामिल हो जाता है। जैसे बाइटिंग ऑफ नील्स, बहुत बार देखा गया है कि बाइटिंग ऑफ नील्स है और वो आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो एक चीज़ अगर डेवलप हो गई है तो उसको इतना आसान नहीं है, वो आगे तक अडल्टहुड तक और आगे तक चलती रहती है कि वो बाइट करें। थोड़ा सा टेंशन हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, दे स्टार्ट बाइटिंग देयर नेल्स और पुलिंग देयर हेयर्स, वो बाल खींचना अपने, शेकिंग देयर फीट, कहीं बैठे हैं और पैर हिलाते चले जा रहे हैं, बार बार अपने मुंह को पोंछ रहे हैं अपने हाथों से। सो व्हाट आर दीज? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इमोशंस। वो अपने आप के को ये अनकॉन्शियसली वो ये सब कर रहे हैं, कॉन्शियसली उनको नहीं पता कि वो क्या करते चले जा रहे हैं और ये क्या दिख रहा है लोगों को, बिकॉज इट शोज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ये बात प्रेजेंट कर रहा है। जो उनके बाइटिंग नेल्स हैं, उनके बालों को खींचना है, उनके पैरों को हिलाना है, हाथ को मुंह को बार बार हाथ से पोंछना है, इस तरह की जो हैबिट वो उनमें जो आ रही है और वो जो कर रहे हैं, ये उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है, वो टेंशन में है, ये सारी चीज़ें को दर्शा रहे हैं। तो ये एक वेरी पेनफुल कंडीशन, ये इससे किसी का बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको ये बताया जाए कि यू आर नॉट डूइंग करेक्ट थिंग, यू आर नॉट डूइंग नॉर्मल थिंग। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक them understand that this is not acceptable socially, you should not do it, it is showing your lack of confidence। अगर कहीं इंटरव्यू में गए हैं, किसी पार्टी में बैठे हैं तो भी उसमें ही मगन हैं, तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, आदत में आ जाता है, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये जो किशोरावस्था में डेवलप होती हैं। और लेकिन क्योंकि रॉस ने एक बात कही है कि वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद हो जाती हैं, बहुत सारी नई डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इसी वाली उम्र में हो जाते हैं, क्योंकि इतना जो हाई और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो होता है वो शायद एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट को, बहुत अच्छे आउटकम को, एक्सीलेंट आउटकम को शायद वो एक रूप देता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलेसेंस इमोशनली? कौन से ऐसे कारक हैं जो किशोरावस्था के संवेगों को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला मेन कारण तो हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट ही है। हाँ, मैं बार बार अपने सारे सेशन में ये बात कहती हूँ कि हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी। तो अगर हेल्थ अच्छी है, फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाती हैं। जैसे दोज एडोलेसेंट्स हु आर वीक इन सोमैटिक स्ट्रक्चर और सफरिंग फ्रॉम इलनेस are more emotionally upset and unstable than that having better health। जो लोग थोड़े बीमार होते हैं, सिक होते हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका इमोशनल वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, वो चीयरफुल भी नहीं होते हैं, ऐसा देखा गया है। वो बहुत क्योंकि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं अपने हेल्थ को लेकर। और जो हमारी बॉडी में गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स होते हैं वो भी, उनका सिक्रेशन भी उसी तरह से होता है कि अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, अगर हम मेंटली हैप्पी हैं और चीयरफुल हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो गुड हार्मोन्स डेवलप करते हैं और हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या बहुत वीक हैं, फिज़िकली वीक हैं, कोई एलिमेंट है, किसी चीज़ की मेडिसिन चल रहा है और कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, अंडर वेट हैं, अंडर नरिश्ड हैं, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो इमोशनली व्यक्ति वीक होगा, उसका इमोशनल बैलेंस जो है वो अपसेट होगा। इंटेलिजेंस, एन इंटेलिजेंट पर्सन विद हिज रीजनिंग एंड थिंकिंग powers exercise control according to the situation and make proper use of their emotion। This is 100% true। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो बहुत जल्दी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसको ओवरपावर कर जाएं। वो क्योंकि इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोच रहा है, उसका सोल्यूशन उसके पास है, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है,
उसके पास एक ऐसा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है, उसके पास रीजनिंग है, उसके पास लॉजिक है, तो वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा बाय यूज़ ऑफ प्रॉपर इमोशंस। अगर कोई अगर इंटेलिजेंट है और वो एक बार किसी एग्ज़ाम में को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा कि ओके फाइन, इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। उसके पास ये उसको पता है ना, वो कॉन्फिडेंट है कि उसके पास वो चीज़ है, ही कैन डू इट, सो इफ़ नॉट दिस टाइम देन नेक्स्ट टाइम। बहुत सारे बच्चे इस बात से बहुत उनके ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है फेलियर का, क्योंकि शायद वो उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, और ये रिसर्च से भी साबित हुआ है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उनको झेलने में सक्षम होते हैं, उनकी परिस्थितियां उन पर हावी नहीं होती, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं विद रीजनिंग एंड थिंकिंग एंड विद प्रॉपर लॉजिक, वो उसको उस कंडीशन से ओवरकम कर पाते हैं। देन फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जैसा जैसा बच्चा अपने घर में सीख रहा होता है उसका पूरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा होता है। Where the cordial atmosphere prevailed at home, children develop positive emotions, while conflict and tension in family relationships give birth to negative emotions. The size of family, socio-economic status of the family, parental attitude, etc., influence the emotional balance of the adolescents. This is true. अगर family बहुत broken family है, पेरेंट्स के रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ही ब्रोकन है, या बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो भी एक ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है, प्रॉपर ध्यान सब पर नहीं दिया जा रहा होता है कि कौन कब दुखी है या किसको अटेंशन की ज़रूरत है, किसको थोड़े स्नेह की ज़रूरत है, किसको थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों का पे ध्यान नहीं जा रहा होता है, बहुत इफ़ेक्ट होता है इसका। और जो अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी उसके लिए बहुत ज़िम्मेदार होता है कि अगर इकोनॉमिकली वीक है, फाइनेंशियली वीक है फैमिली, कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही है, अगर बच्चे का बहुत मन है कुछ लेने का लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो वो अंदर ही अंदर उसके एक कुंठा जन्म ले लेती है, उसको एक तरीके का इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। जब वो बाहर जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उसको उन सब चीज़ों को के बारे में वो सोचकर उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और अगर इन सब चीज़ लगातार होती रहती हैं तो वो इमोशनल बैलेंस एडोलेसेंस का अफेक्ट करती हैं। नाउ स्कूल एटमॉस्फेयर, the healthy and conducive atmosphere of the school always result in the balanced emotional development of the children. Peer group relationship affect their emotional balance. स्कूल में भी अगर देखिए बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ किया जाए बच्चे को तो उसमें एक रिबेलियस एटीट्यूड डेवलप कर जाता है। बहुत बार टीचर्स फेवरेटिज़म के को बहुत फेवरेटिज़म करते हैं क्लास में, और उसका बहुत ही इल इफ़ेक्ट अदर स्टूडेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि हम लोग वी आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, वी आर नॉट बेटर, दे आर बेटर देन अस, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर छोड़ता है। सो टीचर शुड बी अनबाइस्ड, उसको हर पर ध्यान देना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेटिज़म इन द क्लास, सबको प्रॉपर अटेंशन पे करना चाहिए। और अगर जो वीक भी है उसको थोड़ा रेमिडियल क्लासेस ज्वाइन करवाया जाए, उसको काउंसल किया जाए या उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो वो उन सब चीज़ों से कोप अप कर सकता है। लेकिन रेगुलर क्रिटिसिज्म अगर हो बच्चे का तो उसका बहुत ही इल इफ़ेक्ट उसके माइंड पर पड़ता है। तो एक ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि क्लास में किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करे, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दे ऑल नीड देयर टीचर्स अटेंशन। मदर एंड फादर एंड पेरेंट्स आर नॉट देयर, सो टीचर is the only person who motivate, who guide, who appreciate. So his or her attention and his or her advice is very important for the students. And one more thing, that is peer group pressure तो इस
इस एज में बहुत होता है, क्योंकि सब पीयर ग्रुप में कुछ कुछ तो बहुत बैड हैबिट में पड़ जाते हैं, और एट मैनी अ टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट कुछ अच्छी आदतें भी पीयर ग्रुप के चलते ही आ जाती हैं। तो पीयर ग्रुप प्रेशर लेकिन बहुत होता है, उससे भी जो है इमोशनल जो बैलेंस है वो जो उसका बहुत अफेक्ट पड़ता है पीयर ग्रुप का। कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनका दिमाग केवल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगा हुआ है, क्लास में केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और अगर हम उनके साथ आ जाएं तो वो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो बहुत गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ चले जाएं तो हम में भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो जाती है। सो पीयर प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा ग्रुप है तो नो डाउट द डेवलपमेंट इज़ ऑन द बेटर साइड, बट इफ़ द ग्रुप इज़ नॉट गुड देन all the negative qualities will develop. Now, what are the methods for controlling emotions? So, there are a number of methods like repression, mental occupation, displacement, sublimation, and catharsis. Now, I would like to discuss repression. रिप्रेशन एक ऐसा होता है कि जब हम उसको एक चीज़ नहीं बल्कि हम उसकी दबी हुई जो उसकी इच्छा है उसको हम किसी और रूप से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा घटना घट जाए कि उसके घर में किसी की डेथ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वो किसी से बातचीत करना बंद कर दे या किसी से मिलना जुलना बंद कर दे, तो उस रिप्रेस डिज़ायर को हम उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको एक पेट दिला देते हैं जिसके साथ वो खूब खेले और एंजॉय करे, उसके साथ अपना टाइम पास करे। तो जो उसका रिप्रेशन है, जो उसकी वो रिप्रेस्ड हो जाती है, जो उसकी अंदर की जो बात होती है, जो अंदर की परेशानी होती है वो रिप्रेस्ड हो जाती है। एंड सेकेंड इज़ मेंटल ऑक्यूपेशन। जैसा कि कहा गया है कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, खाली मस्तिष्क शैतान का घर। अगर बहुत दिन तक खाली छोड़ दिया जाए, बच्चों को कुछ ना कराया जाए, तो वो ऑब्वियस सी बात है उनके पास बहुत सारी उनकी दिमाग में बातें आने लगेंगी, वेदर गुड और बैड। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी है कि ख़राब चीज़ें जल्दी बच्चा सीखता है और अच्छी चीज़ें देर में सीखता है। तो मेंटल ऑक्यूपाई करना, उनकी एनर्जी को, उनकी जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको कहीं डाइवर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एक्टिविटी इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसको कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए ताकि उसके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल हो पाएँ और वो अपना दिमाग कहीं और लगा पाए। देन डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि उसकी किसी वो करना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट में जैसे उसको कोई चीज़ जो उसको बहुत बॉदर कर रही है उसको तुरंत चेंज कर देना, उसको बिल्कुल उसका दूसरा फॉर्म दे देना जिसमें वो ज़्यादा लाइट अपने आप को महसूस कर रहा है, जिसमें वो बेटर महसूस कर रहा है। कि अगर वो किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो एक इजी एग्ज़ाम का फॉर्म भी साथ साथ भरवाया जाए जिससे उसका पैटर्न हो वो उसको बेटर लगे और उसका इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाए, उसका टेंशन कम हो जाए कि हाँ ये तो बेटर है, आई कैन गेट थ्रू दिस इफ़ आई प्रिपेयर। और फिर वो जब वो वाला तैयार कर ले तब उसको जो डिफ़िकल्ट वाला है दिया जाए। तो उस चीज़ में अदला बदली करने से उसके इमोशंस को बैलेंस किया जा सकता है। सब्लिमेशन एक तरीके का रीडायरेक्शन है कि किस तरीके से इमोशंस को सब्लिमेट किया जाए। जैसे कि एक उसका एग्जांपल है कि वो फॉक्स वाला एक एग्जांपल है कि एक बार एक लोमड़ी जो है वो जंगल में जा रही थी और उसको एक अंगूर की बेल दिखी और अंगूर की बेल ऊंची थी और वो जंप कर रही थी उसको खाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो सार ग्रेप्स का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि
अगर वो निरंतर प्रयास करने पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको ये घोषित ना किया जाए, उसको ये डिक्लेयर ना किया जाए कि ही इज़ नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ प्रिपरेशन और लैक ऑफ पोटेंशियल, बल्कि उसको ये बताया जाए कि देर आर मेनी अदर बेटर थिंग्स अवेलेबल, इट इज़ नॉट वर्थ। तो उसको ये दिस सब्लिमेशन ऑल्सो बैलेंस emotions in adolescence. Next is catharsis. Catharsis is a type of psychological counseling in which the student takes counseling from a expert counselor, जो उसको उन सब बातों को जो उसको बॉदर कर रही हैं, जो उसको हैम्पर कर रही हैं, उसके ग्रोथ को, उसकी सोच को, उन सबको वो उनको बताए और वो उसके लिए कोई सोल्यूशन खोजें। उसकी जो एक पेंट अप फीलिंग्स हैं, पेंट अप इमोशंस हैं, वो उसके बाहर आएँ और वो उन बातों को सॉल्व करें। So now I conclude that adolescence emotions are brief and transitory. There is a rapid shift from one emotional expression to another. The causes should be identified and should be sorted out by the teachers and parents. Balanced emotional feelings help in modification of behavior. The modification goes on till the attainment of maturity and adulthood. So किशोरावस्था के जो संवेग हैं वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं और ट्रांजिटरी होते हैं, फेजेस होता है उनका। ये बहुत ही क्विकली शिफ्ट करते हैं एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन पर, और अगर उनको पहचान लिया जाए बाय पेरेंट्स एंड बाय द टीचर्स, अगर उनको वो पहचान लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, तो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी सामने आ पाती है और उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो पाता है। जो ये मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, ये जब तक चलता रहता है, इसमें लगातार निरंतर चेंज आते रहते हैं, वो सीखता रहता है, लर्निंग की फेज़ में है, जब तक उसको मैच्योरिटी या अडल्टहुड में नहीं पहुंच जाता। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे इमोशंस है वो सब जब हम में परिपक्वता आ जाती है या जब हम वयस्क हो जाते हैं तो सब तरह के इमोशंस हम में परमानेंट हो जाते हैं। तो तब तक जब तक वो परिपक्वता या अडल्टहुड की एज तक नहीं पहुंच रहा है, मैच्योरिटी एंड अडल्टहुड की एज तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स एंड टीचर्स की होती है कि उसको टाइमली ऑब्जर्व किया जाए और गाइड किया जाए, काउंसल किया जाए, टू मेक देम बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग इन लाइफ. So I end up this session today and I hope this session is beneficial to you. आपने सब चीज़ जानी कि क्या होते हैं adolescence इमोशंस, कौन कौन से होते हैं, कैसे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके फैक्टर्स कौन से हैं। तो आज हमने ये सब चीज़ें जानी और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे. One thing which I would like to tell you more about this, that as a teacher we should take care of this, that all the children in our class is not same and we have to give opportunity to each and every child of our class to compete, to participate. If we find any children who is not participating or speaking or showing any kind of abnormal behavior, this is our responsibility to guide them, to make him understand that he is valuable, very valuable for the class and for his parents also. So he should speak up about his problem, his insecurities, and teacher should confide whatever information is given by the student, and then she should deal with those things accordingly. If she finds that the student require any counseling session, so she should transfer the matter to the grievance cell of the institute and let the psychologist handle the situation. And if she finds that she can solve the situation or solve the problem in class, she should take care of it, because many a times ignorance of the teacher in class may lead to many harmful circumstances, very
dangerous situation may come if it is not solved then and there, because gradual pent up emotions, negative emotions in a student may lead to take extreme steps in life. Many teenagers are committing suicide. Why? Because of the reason that at home parents are busy, or maybe they do not want to share it with their parents. They have some peer pressure or some other insecurity, and in school if teacher is busy with other bright students, he is not or she is not taking care of those students who are backbenchers, or who are not participating in any activity, or giving answers in the class, not above average. So they find themselves isolated, they find themselves alone, and then more negative emotions develop in their brain. And once the negative emotions overpower the brain, it is very difficult to come out, because if anyone is not observing their behavior, if anyone is not paying attention to them, then definitely it will cause very dangerous circumstances in their life. I have seen and I have also experienced that teacher give importance to only those students who secure good marks, or who are good in singing and dancing and sports. But there are many other students who are good, but they, because of their shy nature, because of their hesitation, they do not come up. So they are always considered as backbenchers. But if they get support from their teacher, they might do well in dance performance, in singing, in sports. They may easily compete, or they are better than those who are in a regular competition. So it is the responsibility of the teacher as well as the parents to find out the insecurities, the abnormal behavior in the children, and to solve their problem as soon as possible, so that no mishap happens in life. Thank you.